चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दुबई ले चलता हूँ एक शानदार साहसिक यात्रा पर। आप देखेंगे हम एक ज़बरदस्त पिच करने वाले हैं। अभी हम बैंकॉक में हैं, अब रुक करते हैं दुबई की ओर। तो आखिरकार हम दुबई पहुंच गए हैं। ये शहर भव्यता का प्रतीक है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत प्रेरणादायक भी है। ये खास तौर पर मेरी एक कंपनी जर्विस का मुख्यालय भी है। हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया को जीत लेने की इच्छा हो रही हो। मैथियास वलोन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। शुभ संध्या दुबई, शुभ संध्या सभी को। मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए बहुत खुश हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना प्रामाणिक रहूँ। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं मैथियास वलोन हूँ। मैं 3 बच्चों का खुशहाल पिता हूँ, लियोन, लिया और लीना, जो इसे वीडियो में देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और धन्यवाद। और वास्तव में मैं पैराग्लाइडर, काइट सर्फर हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं मोटर स्पोर्ट्स चैंपियन भी रहा हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर मैं वह हूँ जिसे मल्टी रेसिडिविस्ट उद्यमी कहा जाता है। यानी कि मैंने 4 महाद्वीपों पर 14 कंपनियां स्थापित की हैं। तो जब मैंने ये अलग अलग कंपनियां शुरू की तो मैंने देखा कि हर कंपनी ने मुझे एक खास तरीके से कुछ सिखाया। मेरी एक कंपनी ने मुझे स्केलेबिलिटी सिखाई, एक कंपनी ने मुझे कई देशों में विस्तार करना सिखाया, एक कंपनी ने मुझे ऑटोमेशन की सारी बातें सिखाई और एक और कंपनी ने मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सारी बातें सिखाई। संक्षेप में कहूँ तो मैंने अपनी बनाई हर कंपनी की अच्छी चीज़ें लीं और उन्हें मिलाकर एक परफेक्ट कंपनी बनाई जिसका नाम है जर्विस। मैं आज रात आपको इसके बारे में बताऊंगा। जर्विस ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन कंपनी है जो मैंने कभी बनाई है, और जर्विस ये मेरी पूरी पेशेवर अनुभव का नतीजा है। लेकिन जर्विस के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा अतीत में लौटना चाहता था, थोड़ा सा 2019 में वापस जाना चाहता था, ताकि आपको अपना सफ़र समझा सकूं और यह बता सकूं कि मैं जर्विस तक कैसे पहुंचा और इस कंपनी की स्थापना तक कैसे पहुंचा। तो 2019 में थोड़ा सा उस अवधारणा में लौटते हुए मैं एशिया में था और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का संस्थापक था जो बहुत अच्छा चल रही थी, जिसे मैंने ऑटोमेट कर दिया था, और साथ ही मैं एक स्टार्टअप पर भी काम कर रहा था जिसे एशिया की सबसे बेहतरीन स्टार्टअप चुना गया था। तो यह एक पूरी तरह से पागलपन भरा अनुभव था जिसने मुझे कई देशों में यात्रा करने का मौका दिया। और उस समय मैं अपनी ज़िंदगी के शिखर पर था और मुझे एक ज़बरदस्त झटका लगा, और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को वही बड़ा झटका लगा जिसका नाम है कोविड। जब कोविड आया तो मेरे पास एक स्टार्टअप था जो लाभदायक नहीं था, क्योंकि हम अब भी विकास के चरण में थे और इसीलिए वह स्टार्टअप पैसे नहीं कमा रहा था। और इसलिए मैंने एक ब्रेक लेने का फैसला किया और मैंने सोचा इस ब्रेक के दौरान मैं क्या करूंगा। मैं फ्रांस वापस जाऊंगा, क्योंकि कई साल हो गए थे, 12 साल हो गए थे जब से मैं विदेश में था, और कई सालों से मैंने अपने परिवार को ठीक से नहीं देखा था। असल में मैं उन्हें कभी कभी ही देख पाता था, लेकिन मैं अपनी बहन से फिर से जुड़ना चाहता था, मैं अपने माता पिता से फिर से जुड़ना चाहता था, मैं फ्रांस में अपने दोस्तों से फिर से जुड़ना चाहता था। और मैंने सोचा चलो कोविड का समय है तो क्यों ना इसे फ्रांस में ही बिताया जाए। तो मैं फ्रांस चला गया, और जब मैं फ्रांस पहुंचा तो मैंने वहां के उद्यमियों के एक नेटवर्क से फिर से जुड़ाव बनाया, एक ऐसा नेटवर्क जो वहीं था, ताकि मैं थोड़ा देख सकूं कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे फ्रांस छोड़े हुए 12 साल से भी ज़्यादा हो गए थे, तो चीज़ें बदल चुकी होंगी। और मैंने देखा कि वाकई में कोविड के कारण वहाँ बहुत दिक्कतें थीं, यानी कि फ्रांसीसी लोगों को घर से काम करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं, लेकिन उस समय हम कुछ लोगों को गूगल मीट के बारे में बताते थे। अब तो ये सामान्य है, लेकिन उस समय कुछ लोग पूछते थे ये गूगल मीट क्या है, जूम क्या है, वगैरह वगैरह। और इसलिए मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को घर से काम करने, आउटसोर्सिंग वगैरह जैसी चीज़ों में दिक्कतें आ रही थीं। तो मैंने एक कंपनी शुरू की, एक आउटसोर्सिंग कंपनी, जो बहुत सफल रही, क्योंकि मैं 1 साल से भी कम समय में 0 से 120 लोगों तक पहुंच गया। तो ये वाकई में बिल्कुल पागलपन जैसा था। और इसी हिस्से में मैंने एक वर्चुअल दुनिया बनाई। मैंने इस पर काम करने के लिए एक ऑटोमेशन सिस्टम तैयार किया। हमने एक पूरा सिस्टम बनाया जो वास्तव में कंपनियों में पूरी तरह से आउटसोर्स की गई वर्कफोर्स को तैनात करने की सुविधा देता था।
और उन वर्कफोर्स में से कुछ हिस्सा ज़रूरी नहीं था कि कंपनियों में ही तैनात हो। तो मैं खुद को ऐसे स्टाफ के साथ पाता हूँ, ऐसे लोगों के साथ जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो लगभग मुफ्त हैं। और इसलिए मैं तय करता हूँ कि साथ-साथ इन लोगों को व्यस्त रखने के लिए कई साइड प्रोजेक्ट्स यानी छोटे-छोटे बिज़नेस शुरू करूँ। और ये छोटे-छोटे बिज़नेस अच्छे से चलने लगते हैं। मैं ब्लॉग्स बनाना शुरू करता हूँ, मैं एक सोशल नेटवर्क बनाना शुरू करता हूँ, मैं एक पॉडकास्ट बनाना शुरू करता हूँ और आखिरकार मैं एक ऐसा मीडिया बनाता हूँ जो अपनी निच में फ्रांस में नंबर 1 बन जाता है। इसके साथ ही मैं उन महत्वपूर्ण और बड़े इवेंट्स में भी सक्रिय रूप से शामिल होने लगता हूं, जहां मैं नए स्टार्टअप्स का एक अनुभवी जज रहा हूं, जहां मैंने अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पिच किया है, यानी कुछ बहुत ही खास और उल्लेखनीय इवेंट्स में। तो मैं खुद को कई उद्यमियों के साथ पाता हूं जो मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, सुनो मैथियास, क्या तुम मुझे एक्सटर्नलाइजेशन में मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे ऑटोमेशन में मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे कई और चीज़ों में मदद कर सकते हो? मैंने कई विषयों को छुआ है और फिर मैं एक और कंपनी शुरू करने का फैसला करता हूं जिसका नाम है माई सक्सेस कंसल्टिंग। और यह कंपनी खास तौर पर उद्यमियों, निदेशकों और प्रबंधन से जुड़े लोगों को बेहद तेज और सीधा सलाह देने के लिए थी। तो मैं बहुत ही आसान स्लॉट लेता हूँ, जैसे जब मैं अपनी कार चला रहा होता हूँ तो मैं 1 या 2 घंटे का समय ब्लॉक कर लेता हूँ। ये इस पर निर्भर करता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी उपलब्धता देता हूँ और फिर लोग मुझे अपनी समस्या बताते हैं और शुरुआती 30 मिनट मुफ्त होते हैं। तुम मुझे अपनी समस्या बताते हो और मैं तुम्हें 30 मिनट में संभाल लेता हूँ। 30 मिनट के बाद यह सेवा पेड हो जाती है, लेकिन 90% समस्याएं मैं 30 मिनट में ही हल कर देता हूँ। और यहाँ सच कहूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत सारे उद्यमियों से मिलता हूँ जो मुझे अपनी समस्याएं बताते हैं। और यह सच है कि जब आप उद्यमी होते हैं तो वास्तव में आपका ध्यान हमेशा काम में ही लगा रहता है और स्थिति को ऊंचाई से देख पाना मुश्किल होता है। और अच्छा होता है कि कोई ऐसा हो जो आपको किसी विषय पर थोड़ा ऊपर से सोचने के लिए प्रेरित करे और समाधान ढूंढे, समाधान निकाले। यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे पास ढेरों समाधान आ रहे हैं और धीरे-धीरे मैं बड़ी-बड़ी कंपनियों की मदद करने लगा हूँ। और एक समय ऐसा आया जब मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी जिसकी कीमत कई करोड़ों में है, जैसा कि उसने बताया, वह मेरे पास आई और मुझसे कंसल्टिंग मांगी। एक थोड़ी और शक्तिशाली कंसल्टिंग। और आखिरकार मैंने कंपनी का पूरा ऑडिट किया। मैंने मिस्ट्री विजिट्स की, पुराने कर्मचारियों से सवाल जवाब किए। मैं सचमुच अकाउंटिंग में गहराई तक गया, आधी पूरी गहराई से, और मैंने उसे 77 स्लाइड्स में 330 पेज की रिपोर्ट दी और कहा, देखो तुम्हारी कंपनी यही है, ये हैं तुम्हारे खतरे के बिंदु और ये हैं तुम्हारे भविष्य के समाधान और यही करना चाहिए। धन्यवाद, अलविदा। और इस विषय पर उसने मुझसे कहा, देखो ये बहुत आसान है, तुम ही इसे करोगे। मैंने उससे कहा, रुको, मेरे पास पहले से एक बड़ी कंपनी है, मेरे पास पहले से ही कई प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास पहले से ही काफ़ी काम है, ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है। उसने मुझे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे मैं मना नहीं कर सका। तो वास्तव में क्या हुआ, मैंने उस कंपनी की जनरल डायरेक्शन संभाल ली। हम पूरे यूरोप में 200 दुकानों की बात कर रहे हैं, आदि। और इसीलिए आप समझ सकते हैं मेरे पास बहुत सारा काम आ गया। तो उस पल से मैं पूरी मेहनत से काम करने लगा और ये सब मैंने खड़ा किया। मैं आपको याद दिला दूं, मैं तो कुछ हफ्तों के लिए फ्रांस आया था परिवार से मिलने, और अब लगभग 4 साल बाद मैं फ्रांस में 500 से ज़्यादा कर्मचारियों को संभाल रहा हूं। तो अब ये वाकई मुश्किल है। और उसी समय मैं सोचता हूं मुझे अपनी टैक्स स्लिप मिलती है। ठीक है, आज हम दुबई में हैं, इस पर थोड़ी बात करेंगे। मैं देखता हूँ कि इसमें सच में बहुत सारे शून्य हैं और मैं सोचता हूँ असली संपत्ति क्या है। असली संपत्ति क्या है? क्या ये वो टैक्स है जो मैं देता हूँ, वो पैसा जो मैं कमाता हूँ, या फिर ये समय है? क्या ये आज़ादी है? मुझे लगता है ये वही सवाल है जो हर कोई खुद से पूछता है। और मैंने खुद से कहा, सुनो, मैंने अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया है और अब आज़ादी लेने का वक्त है। अब ऐसा तरीका ढूंढने का वक्त है जिससे मैं जीना बंद करूं और वो जीऊं जिसे मैं अपनी दूसरी ज़िंदगी कहता हूं। तो दूसरी ज़िंदगी क्या है? मतलब मैंने अपनी पहली ज़िंदगी कंपनियां खड़ी करने में बिताई। मैंने 14 कंपनियां कई देशों में बनाई हैं। मैं कनाडा गया, मैंने कनाडा में एक कंपनी बनाई। मैंने हांगकांग में एक कंपनी बनाई। मैंने थाईलैंड में एक कंपनी बनाई। दुबई में भी कंपनी बनाई। और मैंने खुद से पूछा, दूसरी ज़िंदगी क्या है? ये बिल्कुल उल्टा है। तो ये वह हिस्सा है जहाँ मैं लिखता हूँ या अपने बच्चों के साथ समय बिताता हूँ। ये वह हिस्सा है जहाँ मैं कविता, कला आदि से जुड़ता हूँ। असल में मैं चाहता हूँ, मैं कुछ अनुभव करना चाहता हूँ। और इस आज़ादी को पाने के लिए मुझे पैसिव इनकम बनानी पड़ी। वास्तव में हर कोई इस पैसिव इनकम के बारे में बात करता है। पैसिव इनकम यानी ऐसी आमदनी जो मुझे हर महीने बिना काम किए मिलती है। और पैसिव इनकम पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है निश्चित रूप से रियल एस्टेट। रियल एस्टेट पैसिव इनकम उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसलिए मैं भाग्यशाली था क्योंकि मैंने काफ़ी पैसा कमा लिया था। मेरे पास पहले से ही कुछ संपत्तियां थीं और वे संपत्तियां कई देशों में थीं।
और मैं अपनी संपत्तियों में ध्यान देना शुरू करता हूँ, क्योंकि पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मैंने अपनी संपत्तियों की देखरेख को थोड़ा लापरवाही से छोड़ दिया था। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और अब मैं उसमें ध्यान देना शुरू करता हूँ और थोड़ा-थोड़ा देखता हूँ कि असल में वे एजेंसियाँ जिन्हें मैंने अपनी संपत्तियों की देखरेख सौंप रखी है, असल में कितनी वास्तविक लाभप्रदता निकाल पा रही हैं। और फिर सुनो, मैं सचमुच हैरान रह जाता हूँ और देखता हूँ कि असल में सब कुछ बहुत ही खराब तरीके से प्रबंधित किया गया है और असल में मेरी लाभप्रदता पूरी तरह से शून्य है। तो यहीं से मैं सोचता हूँ, अच्छा, अगर मुझे सच में अपनी दूसरी ज़िंदगी जीनी है, तो मुझे खुद ही चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और मैं खुद पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, बाजार का अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो रहा है, समाधान खोजने की कोशिश करता हूँ। यानी मैं सच में अधिक से अधिक एजेंसियों, अधिक से अधिक कंसीयर्ज सर्विसेज और इस पेशे के अधिक से अधिक पेशेवरों से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्राइस मैनेजमेंट आदि की एक स्पष्ट सोच थी। मुझे पता था कि कैसे बहुत अधिक लाभप्रदता हासिल की जा सकती है, लेकिन मैं बाजार में ऐसी कोई चीज नहीं ढूंढ पा रहा था जो मुझे इस लाभप्रदता को निकालने की अनुमति दे सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चूंकि मेरे पास कई देशों में संपत्तियां थीं, मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए थी जो मुझे इन संपत्तियों को कई देशों में प्रबंधित करने की सुविधा दे सके, क्योंकि कंसीयर्ज सर्विसेज, जैसा कि आप जानते हैं, वे बहुत स्थानीय होती हैं। और इसलिए मैंने एक बाजार विश्लेषण किया और देखा कि बाजार दो बड़े हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला हिस्सा था रियल एस्टेट एजेंसियों का। इन रियल एस्टेट एजेंसियों को सबसे ज़्यादा मज़ा, सबसे ज़्यादा खुशी वास्तव में संपत्तियां बेचने और बिक्री पर कमीशन कमाने में आता है। यानी जब वे कोई संपत्ति बेचते हैं तो वे काफ़ी ज़्यादा लेते हैं और इसलिए यही चीज़ उन्हें सक्रिय रहने के लिए, जल्दी पैसे कमाने के लिए प्रेरित करती है। और असल में जब उनसे प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट, चाहे वह लंबी अवधि की हो या छोटी अवधि की किराएदारी, संभालने के लिए कहा जाता है, तो यह उन्हें थोड़ा परेशान करता है। वे यह काम अनमने मन से करते हैं और जब वे यह करते हैं, क्योंकि इसके पीछे संभवतः और भी बिक्री हो सकती है, तो वे अक्सर लंबी अवधि की किराएदारी करते हैं, क्योंकि यह उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करता। वे किसी को रख देते हैं और फिर 1 साल बाद मिलते हैं। कुछ लोग थोड़ी बहुत छोटी अवधि की किराएदारी भी करते हैं, लेकिन वह वाकई बहुत ही कम होता है। और इसके पीछे कुछ छोटी छोटी बहुत सक्रिय कंसीयर्स कंपनियां हैं, ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो अब अच्छा प्रदर्शन करने लगे हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनके पास स्केलेबिलिटी की समस्या है, यानी कि वे अभी भी छोटी टीमें ही बनी रहती हैं। अक्सर ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं और जो जल्दी थक भी जाते हैं। ये टीमें बहुत स्थानीय होती हैं, अधिकतम किसी एक शहर तक सीमित रहती हैं और बिल्कुल भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं होती। और जैसे ही टीम में कोई एक व्यक्ति टूट जाता है तो तुरंत ही असली समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि इस तरह के बिजनेस को स्केलेबल बनाना बहुत मुश्किल है। तो मैं खुद पर ध्यान केंद्रित करता हूं और एक समाधान विकसित करने में सफल होता हूं, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि इस खेल का मकसद है काम करना बंद करना। और वैसे भी इसका सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि जब मैंने काम करना बंद करने और पैसिव इनकम बनाने की कोशिश की, तो उसी समय मैंने ये कंसीयर्ज सर्विस शुरू कर दी, यानी मैंने और भी नया बिजनेस खड़ा कर लिया। लेकिन मेरे सफ़र में, और शायद हमें बाद में इस पर चर्चा करने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन मेरे सफ़र में यही हुआ है, यानी मैं कमियां खोजता हूं और असल में मैं हर बार उन्हीं कमियों में अपने आप को स्थापित करता हूं, उन बिजनेस में जो मैंने विकसित किए हैं। और तो यहाँ भी एक कमी थी जिसे मैंने भरने की कोशिश की, और इसलिए मैं मैजिक कंसीयर्जरी बनाता हूँ, जो मेरे दिमाग में सबसे बेहतरीन कंसीयर्जरी है, लेकिन मैं इसे सिर्फ अपने लिए ही बनाता हूँ। यानी मैं अपनी संपत्तियों का प्रबंधन करता हूँ और सिर्फ अपनी ही संपत्तियाँ इसमें डालता हूँ। और यहाँ मैं अपनी संपत्तियों की लाभप्रदता ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा देता हूँ, कभी 3 गुना, कभी 4 गुना, यानी कमाल के नतीजे मिलते हैं। मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे बातचीत करता हूँ। वो मुझसे कहते हैं, अरे मथियास, तुम ये क्या कर रहे हो अभी? तो मैं उन्हें थोड़ा समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो कहते हैं, सुनो, मेरी संपत्तियां भी संभालो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें उस वक्त थोड़ी किस्मत मिली हो, तो मेरी भी संभाल कर देखो और देखो क्या नतीजा आता है। मैं उनकी संपत्तियां भी ले लेता हूँ और उनकी भी लाभप्रदता को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता हूँ। इन दोस्तों के पीछे जाहिर है कि वे अपने दोस्तों से भी इसके बारे में बात करते हैं, और फिर मैं देखता हूँ कि आखिरकार काफी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उनकी संपत्तियों की भी जबरदस्त लाभप्रदता बढ़ाएं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी आउटसोर्सिंग कंपनी की पूरी प्रबंधन टीम से संपर्क करता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले उन 120 लोगों के बारे में बताया था, और अब मैं पूरी प्रबंधन टीम से बात कर रहा हूं, जैसे कि महाप्रबंधक, मेरी सहायक निदेशिका, मेरा दायां हाथ आदि। और मैं उन्हें कहता हूं, देखो, अब एक नया प्रोजेक्ट है, हम आपकी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने वाले हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ कुछ ज़बरदस्त करने लायक है। बाजार बहुत बड़ा है, मांग भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे पता है कि आप लोग अपने काम में माहिर हैं। अब हमें एक नया पेशा फिर से गढ़ना होगा और हमें यह काम मिलकर करना होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं या नहीं? और फिर मेरी पूरी प्रबंधन टीम ने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। तो मैंने अपनी पहली कंपनी की पूरी प्रबंधन टीम को फिर से इकट्ठा कर लिया
उन्होंने सभी ने अपनी पहली कंपनी में अपने अपने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए। वैसे मैंने उसे एक कनाडाई को बेच दिया था और वे मेरे साथ जुड़ गए। वे इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े और फिर हमने 6 विभाग बनाए। तो ये 6 विभाग हैं। पहला विभाग है वाणिज्यिक विभाग। तो पहला वाणिज्यिक विभाग, उसे मेरे दाहिने हाथ ने इस हिस्से की जिम्मेदारी लेकर स्थापित किया और इसलिए हमने कुछ बहुत ही आकर्षक बनाया। यानी हमने बिना किसी बंधन के एक ऑफर दिया जो बाजार मूल्य से 40% सस्ता था। हमने हर संपत्ति की मुफ्त प्रदर्शन विश्लेषण की और एक एआई लागू की जो इस हिस्से में सभी सवाल पूछने और उनके जवाब देने की सुविधा देती है। हमारी एक वेबसाइट है जो बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि आपने शायद कुछ अंश देखे होंगे, लेकिन मैं आपको इसे देखने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। ये जार्विस कंसियर्स है। ये शानदार है। इस पर सारी व्याख्याएं उपलब्ध हैं। संक्षेप में, हमने ग्राहकों के लिए खासकर इस हिस्से में व्यावसायिक आक्रामकता के लिहाज से कुछ बहुत ही आकर्षक बनाया है। और यहाँ जो चीज़ हमने की है और जो बहुत अच्छी है वह ये है कि हम ही अकेले हैं जो अनुबंध के तहत परिणामों की गारंटी देते हैं। यानी जब आप जार्विस के साथ अनुबंध करते हैं तो हम आपके संपत्ति की किराएदारी के परिणाम की गारंटी लेते हैं और ये हम ही अकेले हैं जो ऐसा करते हैं। कोई बंधन नहीं, 40% सस्ता और परिणामों की गारंटी। तो यहाँ हम पहले से ही आकर्षक हैं। दूसरा हिस्सा, यहाँ एक माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन ठीक चल रहा है। दूसरा हिस्सा है ऑनबोर्डिंग और ऑन प्रेशनल से जुड़ा हुआ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बेहद महत्वपूर्ण है और इस हिस्से में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फंड इस्तेमाल किया है। यानी मूल रूप से हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो किसी संपत्ति की सारी जानकारी इकट्ठा करती है और इस हिस्से में उन्हें संरचित करती है। इसमें 110 जांच बिंदु हैं। ये सब कुछ स्वचालित रूप से किया जाता है क्योंकि यह हिस्सा बहुत बड़ी अड़चन थी और वास्तव में हम संपत्ति को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि वह ऑपरेशनल हो जाए ताकि उसे शॉर्ट टर्म या डायरेक्ट किराए पर दिया जा सके और इसलिए यह हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम उन लोगों को जोड़ते हैं जिन्हें हम ऑपरेशनल मैनेजर्स, कंट्री मैनेजर्स कहते हैं। यानी ऐसे लोग जो सफाई के लिए लोगों को जोड़ते हैं, स्विमिंग पूल की देखभाल के लिए लोगों को जोड़ते हैं, बगीचे की देखभाल के लिए लोगों को जोड़ते हैं आदि, जिन्हें हम संपत्ति से जोड़ते हैं। यानी हम हर उस संपत्ति के चारों ओर पूरा ऑपरेशनल हिस्सा तैयार करते हैं जिसकी हम देखभाल करते हैं। और यहाँ ये हिस्सा, ये दूसरा स्तंभ है, ये ऑनबोर्डिंग का हिस्सा है। और मेरे पास एक ज़बरदस्त टीम लीडर है जो अपनी टीम के साथ इस स्तंभ का ध्यान रखती है। और आज जितनी संपत्तियां हम हर हफ्ते जोड़ पा रहे हैं, हम वास्तव में ऑटोमेशन और खासकर एआई की मदद से बहुत तेज़ी से ऑनबोर्डिंग कर पा रहे हैं। तीसरा स्तंभ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है और जिसमें हम बहुत मजबूत हैं, वह है ऑप्टिमाइजेशन का स्तंभ। तो ऑप्टिमाइजेशन के स्तंभ में भी हमारे पास कई लोग हैं जो इस पर काम करते हैं। ये बहुत ही सरल है। हमारे पास एक चैनल मैनेजर है जो संपत्तियों को सभी प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर डालने की सुविधा देता है। तो हम संपत्तियों को हर जगह डालते हैं। हमारे पास एक वेबसाइट है, हमारे पास एक डायरेक्ट रेंटल साइट है जिसे हमने विकसित किया है ताकि हम सभी डायरेक्ट बुकिंग्स भी प्राप्त कर सकें। और हमारे पास एक छोटा सा हैक है जिसमें हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं जो उसी साइट की ओर इशारा करते हैं जिससे हर संपत्ति पर बहुत सारा ट्रैफिक आता है। ये बात मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। हमारे पास कई छोटे छोटे हैक्स हैं, लेकिन चलिए मैं आपको इस हिस्से का एक हैक बता देता हूँ जो काफ़ी प्रभावशाली है। हमारे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाज़ों के मामले में होता है, एक डायनामिक प्राइसिंग मैनेजमेंट भी है। यानी हमारे सभी प्रॉपर्टीज़ के दाम हर दिन बदलते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास हमेशा ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी कीमतें सही जगह पर होती हैं ताकि हमारा ऑक्यूपेंसी रेट हमेशा संभवतः सबसे अधिक बना रहे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ इसी डायनामिक प्राइसिंग मैनेजमेंट से हमें लगभग 30% अधिक ऑक्यूपेंसी मिलती है और इसलिए 30% अधिक राजस्व भी आता है। ये एक स्क्रैपिंग सिस्टम है जो हमें हमारे क्षेत्र में ऑक्यूपेंसी रेट दरें देखने की सुविधा देता है और हम हमेशा इस ऑप्टिमाइजेशन के तहत सबसे बेहतरीन दर पर खुद को रखते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन के और भी कई गुप्त तरीके हैं जिन्हें मैं आज आपको नहीं बता सकता, लेकिन इन्हीं की वजह से हमें वास्तव में ऐसे नतीजे मिलते हैं जो बाजार से 2 गुना बेहतर होते हैं। ये अच्छा है क्योंकि ये खुद प्लेटफॉर्म हमें बताते हैं, वे हमें लाइन देते हैं और हम दूसरों के नतीजे भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं और अपने नतीजे भी। और इस ऑप्टिमाइजेशन हिस्से में हम लगभग 2 गुना ज़्यादा नतीजे लाते हैं। हम इसमें माहिर हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास कस्टमर सर्विस है। तो मेरे लिए कस्टमर सर्विस में, जब मेरी एक आउटसोर्सिंग कंपनी है तो मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था और इसलिए मैंने एक बहुत ही सरल कस्टमर सर्विस बनाई है, 7 दिन 24 घंटे और सभी भाषाओं में। बहुत ही सरल, और हम 1 मिनट से भी कम समय में जवाब देते हैं।
इसका मतलब है कि हम दो पहलुओं पर काम करते हैं। एक तरफ वे ग्राहक जो मालिक हैं और जो सवाल पूछना चाहते हैं, हम उन्हें तुरंत जवाब देते हैं, लेकिन साथ ही अंतिम ग्राहक भी, जो जब किराए पर लेना चाहता है तो वह शायद कई संपत्तियों के बारे में सवाल पूछता है और हम तुरंत जवाब देते हैं और तुरंत विश्वास बनाते हैं, जिससे इस हिस्से में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेट बढ़ जाता है। लेकिन हमारे पास वे ग्राहक भी हैं और हमारे पास वे ग्राहक भी हैं जो किराए पर लेते हैं। मैं कल रात लौटा, मैं कल रात बहुत देर से दुबई पहुंचा। मैंने उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की जिससे मैंने किराए पर लिया था, क्योंकि दुबई में मेरी जितनी भी संपत्तियां हैं वे सभी भरी हुई थीं। इसलिए मैं अपने किसी ग्राहक की संपत्ति नहीं ढूंढ सका, इसलिए मुझे कोई और संपत्ति लेनी पड़ी। खैर, और इस मामले में वह व्यक्ति मुझे अब जवाब नहीं दे रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कैसे जाऊं। हम 2 मिनट से भी कम समय में जवाब देते हैं और इस मामले में सभी समस्याओं को संभालते हैं। ग्राहक सेवा वह शांत है। मैं आपको एक छोटा सा हैक भी बताता हूं जो हमने इस पर लागू किया है। हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ऑनबोर्डिंग से जुड़ी हुई है और जो हमें वास्तव में ऑनबोर्डिंग की सारी जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देती है और एक जवाब देती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पहले से तय किया गया होता है और जिसे एक मानव ग्राहक सेवा को दिया जाता है। तो हमारे पास मानवीय संपर्क भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की ताकत भी है ताकि हमें तुरंत जवाब मिल सके और हमारे पास निश्चित रूप से सभी भाषाओं में अनुवाद भी है। तो हम कोरियाई में जवाब दे सकते हैं, हम रूसी में जवाब दे सकते हैं, हम सभी भाषाओं में जवाब दे सकते हैं। तो ग्राहक सेवा के बाद हमारे पास एक विभाग है जो इस हिस्से में बेहद महत्वपूर्ण है, वह है अपसेल का हिस्सा। और यह वह चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है, यानी कि वास्तव में हम अपने मालिक ग्राहकों को सिर्फ किराए का एक हिस्सा ही नहीं कमवाना चाहते। असल में हम एक प्रॉफिट सेंटर बनाना चाहते हैं और इसका मतलब है कि जो संपत्तियां हम प्राप्त करते हैं उनके लिए हमने एक अपसेल सिस्टम बनाया है, जहां हम सिर्फ चेक इन, टैक्सी आदि से जुड़ा अपसेल ही नहीं करते, बल्कि हम उन्हें एक शानदार अनुभव भी प्रदान करते हैं। हम उन्हें बेचते हैं, उनकी ज़रूरतों की खोज करते हैं, देखते हैं कि वे परिवार के साथ आनंद लेने आए हैं या किसी और वजह से, और फिर हम उन्हें एक पूरा सिस्टम बेचते हैं जिसमें पूछा जाता है, क्या आप रेगिस्तान में घूमने जाना चाहेंगे? क्या आपको समुद्र में स्कूबा डाइविंग करना चाहेंगे? क्या आप किसी खास जगह जाने के लिए नाव किराए पर लेना चाहेंगे? बारिश हो रही है, क्या आप थाईलैंड की खाना बनाना सीखना चाहेंगे? उदाहरण के लिए। संक्षेप में, हम उनके लिए पूरा एक कार्यक्रम बनाते हैं ताकि उन्हें बेहतरीन अनुभव मिल सके, लेकिन यह कार्यक्रम वास्तव में अतिरिक्त मुनाफा कमाने की भी अनुमति देता है और हम इस मुनाफे का 50% मालिक को देते हैं। यानी कि मालिक को उस किराए से भी कमाई होती है जिसे हम बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन उसे उस अपसेल से भी कमाई होती है जिसे हम लागू करते हैं। तो इस तरह से हम उसकी इस हिस्से पर और भी ज़्यादा लाभप्रदता बढ़ा देते हैं। पांचवां बिंदु जो कम महत्वपूर्ण नहीं है वह है स्मॉल डेटा। तो हमारे पास हर समय हर जगह से संपत्तियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां आती रहती हैं और हमारे पास एक एआई है जो इन स्मॉल डेटा का विश्लेषण करती है और वास्तव में हमें पहले से ही सभी संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे कुछ ग्राहक किसी अपार्टमेंट में कोई समस्या बताते हैं जिसे हम किराए पर दे रहे हैं, तो एआई उसका विश्लेषण करती है और जान जाती है कि संभावित रूप से इतने महीनों में यह समस्या आ सकती है और इसे बदलना जरूरी है, और वह इसे उस महत्व के स्तर के अनुसार वर्गीकृत करती है जो हम अपनी संतुष्टि के हिसाब से निर्धारित करते हैं। तो यह स्मॉल डेटा और स्मॉल डेटा के विश्लेषण के हिस्से में बेहद महत्वपूर्ण है ताकि हम पहले से अनुमान लगा सकें और हम 90% समस्याओं को खत्म कर देते हैं। कंपनी स्केलेबल है, इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास समस्याएं हैं तो तुम कम स्केलेबल हो जाते हो। इसके बाद हमारे पास क्या है, और यह आखिरी बिंदु है, वह है पारदर्शिता। यानी हम अपने सभी ग्राहकों को सटीक मासिक रिपोर्ट देते हैं जिन्हें एआई द्वारा भी विश्लेषित किया जाता है, खासकर बाजार के हिस्से पर और बाजार के परिणामों पर, साथ ही उन पुरानी लीजिंग्स पर जो हमने पिछले महीने, उससे पिछले महीने और उससे भी पिछले महीने की थी। एक पूरी तरह से विश्लेषण। अक्सर लोग आपको एक बिल भेजते हैं और कहते हैं, लो तुमने इतना कमाया, लेकिन आखिरकार इसके पीछे क्या है, क्या करना चाहिए, मैंने कैसे कमाया, मैंने क्यों कमाया, वे किस पर काम कर रहे हैं, आदि। और यहाँ भी एआई हमारे बिजनेस मॉडल में वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक पूरी विश्लेषण भेजती है। यह जानना जरूरी है कि हमारे ग्राहक सीधे मोबाइल ऐप पर सभी किरायों और सभी राशियों तक पहुँच सकते हैं। वे हर समय पूरी जानकारी देख सकते हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, इसलिए मैं जाहिर तौर पर अपनी निष्कर्ष पर आ गया हूँ। आप समझ गए होंगे, मैंने मूल रूप से एक ऐसा मॉडल बनाया था जो मेरे लिए था, ताकि मैं रियल एस्टेट और किराए से मिलने वाली पैसिव इनकम के ज़रिए अपनी आज़ादी खरीद सकूं। और आखिरकार मैंने इसे लागू किया और अब मैं कई मालिकों को भी उनकी आज़ादी पाने में सक्षम बना रहा हूं। आप जानते हैं, मैं यान के साथ गया था जो शायद यहीं कहीं है। हमने अपने ग्राहकों का दौरा किया था।
यहाँ पिछले ये थोड़ा सा 1 हफ्ते से ज़्यादा लगभग 10 दिन हो गए हैं कि हम हर जगह घूम रहे हैं। हम लगातार इधर-उधर फ्लाइट ले रहे हैं। हम अपने उन एम्बेसडर्स से भी मिलने जा रहे थे जो अलग-अलग देशों में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और हमने देखा कि इस पैसे की कितनी अहमियत है। हमने देखा कि संपत्ति के माध्यम से संपत्ति निर्माण का लोगों के जीवन में कितना महत्व है जिनसे हम मिले। अक्सर ये उनकी पूरी ज़िंदगी की बचत होती है। अक्सर यही वह चीज़ होती है जिससे वे अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा पाते हैं आदि। और मुझे इसका एहसास तब हुआ जब हम उनसे मिले और मैंने देखा कि इस ज़िम्मेदारी का बोझ आज हमारे ऊपर कितना है। आपको बताऊं जार्विस, कुछ ही महीनों में ये क्या है? हम दुनिया की पहली डिजिटल कंसीयर्ज सेवा बन गए हैं। हम 15 देशों में मौजूद हैं। हम सैकड़ों और सैकड़ों संपत्तियों का प्रबंधन कर रहे हैं। हमने अपने ग्राहकों के लिए अपसेल में लाखों कमाए हैं जो हमने अपने ग्राहकों को वापस बांटे हैं। हम ज़बरदस्त विकास के दौर में हैं। बहुत सारे एम्बेसडर हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हमने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया है जो हमारे एम्बेसडरों पर आधारित है, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मेरी कंपनी पूरी तरह से डिजिटल है और हमारे पास हर उस देश में एम्बेसडर हैं जहां हम मौजूद हैं। और वैसे भी उन्होंने उन 10 दिनों पर शानदार वीडियो भी बनाई है जो हमने साथ बिताए, जो वाकई कमाल की है। यहाँ कुछ एम्बेसडर भी मौजूद हैं, खासकर दुबई के एम्बेसडर जो यहाँ उपस्थित हैं, और हम शॉर्ट टर्म रेंटल में वाकई एक क्रांति ला रहे हैं। एक बात की कल्पना कीजिए, धरती पर लाखों संपत्तियां हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है। हर देश में लाखों संपत्तियां हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, और हम आज इन संपत्तियों को सक्रिय कर रहे हैं और मालिकों को अधिकतम पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, जिससे वे अपनी जिंदगी को फिर से गढ़ और बना सकते हैं। साथ ही हम अपने अंतिम ग्राहकों के लिए शानदार अनुभव भी बना रहे हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जार्विस के बारे में 3 बातें हैं जो मुझे अविश्वसनीय लगी। पहली बात, उनका बिजनेस मॉडल जो स्केलेबल है, करना आसान है और सबसे बढ़कर ग्राहकों के लिए किफ़ायती है। दूसरी बात, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा, यानी उन्होंने अपने सभी डिजिटल कंसीयर्ज सेवाओं को एआई के जरिए ऑटोमेट करने में सफलता पाई है। मुझे लगता है कि यह दुनिया में पहली बार हुआ है। और तीसरी बात, संस्थापक जिनकी ऊर्जा बिल्कुल ज़बरदस्त है। तेजी से बढ़ती गतिविधियों के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि जार्विस किराए की अल्पकालिक आय के बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल करेगा। मुझे लगता है कि जार्विस बहुत नवोन्मेषी है। मैं आज की प्रस्तुति से बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई डिजिटल कंसीयर्ज नहीं देखा जिसमें इतनी कम कीमतें हों। मेरा मतलब है कम शुल्क, इतने सारे अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं। मैं बेहद प्रभावित हुआ और आप जानते हैं क्या, मैं तो निश्चित रूप से इनके साथ काम भी करने वाला हूँ। यह वास्तव में एक असाधारण समाधान है जो सचमुच उभर रहा है और बेहद अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो बस जार्विस की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये एक ऐसा उत्पाद है जिसे मैं सच में सुझाता और सलाह देता हूँ।